हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 11 जनवरी और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 11 जनवरी 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस अवेलेबल हैं इस चैनल पर, तो आपको निश्चित ही यहाँ से बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। इसके साथ ही दोस्तों आप हमारे एप्लीकेशन से डेली फ्री क्विजेस, फ्री पीडीएफ, बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स, वीडियोस, मॉक टेस्ट वगैरह पा सकते हैं। और इंडिया की बेस्ट करंट अफेयर की ई बुक यहाँ पर आपको मिल जाएगी, तो आप यहाँ से जाकर उसे परचेज कर सकते हैं। ब्रह्मास्त्र 2.0 ई बुक लॉन्च हुई है, जिसमें जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के कंटेंट को टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज दिया गया है, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। उस एक ई बुक को परचेज करने के बाद आपको 2020 के करंट अफेयर को कहीं और से पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। चलिए अब बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मैंने पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था, लोसार महोत्सव कहाँ से संबंधित है? तो लोसार फेस्टिवल दोस्तों लद्दाख से संबंधित है, यहीं पर मनाया गया अभी हाल ही में। मणिपुर राज्य निम्न में से किस राज्य से अपनी सीमा नहीं साझा करता है? तो मणिपुर जो है दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर किया है। आप लोग कम से कम 3 से 4 लाइन जरूर लिखा करो जो भी क्वेश्चन हो उसके बारे में। इससे आपकी माइंड की रिकॉल वैल्यू बढ़ेगी, ओके, और आपको याद रखने की क्षमता आपकी जो है वो बढ़ने लगेगी। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हिंदी डे। ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों 10 जनवरी 1975 को 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नागपुर में हुआ था। नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था पहला विश्व हिंदी सम्मेलन। तो उसी की वर्षगांठ के रूप में ये मनाया जाता है। उस टाइम पर दोस्तों 1975 है, क्योंकि तो इंदिरा गांधी जी थी भारत की प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने ही नागपुर में उद्घाटन किया था विश्व हिंदी सम्मेलन का। ठीक है, अब बात यहाँ पर यह भी बनती है, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि ये मनाया जाना कब से शुरू हुआ? तो 2006 से मनाया जाना शुरू हुआ, जब मनमोहन सिंह जी थे भारत के प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो उन्होंने घोषणा की 2006 में पहली बार ये मनाया गया विश्व हिंदी दिवस। अब यहाँ से दोस्तों क्वेश्चंस और बन सकते हैं। ये तो है क्योंकि विश्व हिंदी दिवस एक और मनाया जाता है भारतीय हिंदी दिवस या हमारा हिंदी दिवस, तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस जो भारत में मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर को 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। इस वजह से सिर्फ भारत में भारतीय हिंदी दिवस या हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, और पूरी दुनिया में विश्व भर में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। चलिए अब जनवरी मंथ के कुछ और भी इंपॉर्टेंट डे आए हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं। अभी 1 जनवरी को मनाया गया दोस्तों डीआरडीओ स्थापना दिवस। इसके बाद 4 जनवरी को मनाया गया विश्व ब्रेल दिवस। 9 जनवरी को मनाया गया दोस्तों भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। अभी 12 जनवरी को मनाया जाएगा युवा दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कल की वीडियो में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना 2021 लॉन्च की? तो अभी हाल ही में दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना 2021 लॉन्च की। इस योजना के तहत क्या होगा? इसके तहत दोस्तों जो दिव्यांगजन हैं, जो विकलांग हैं, युवक को 15,000 रुपये शादी के बाद दिया जाएगा, और अगर कोई वयस्क व्यक्ति है तो उसको 20,000 रुपये दिए जाएंगे शादी के बाद। क्लियर? तो उपहार के रूप में, शादी के बाद उपहार के रूप में दिया जाएगा प्रोत्साहन राशि। इसीलिए इस योजना का नाम है दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना 2021। उत्तर प्रदेश सरकार की ये योजना है। चलिए अब उत्तर प्रदेश आया है। उत्तर प्रदेश से हम लोग रिवीजन करेंगे पिछले दिनों में क्या क्या पॉइंट्स आए हुए थे। उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में माटी कला रोजगार योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश दोस्तों न्यू नोएडा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश ने ही बीसी सखी योजना शुरू की। उत्तर प्रदेश ने ही विरासत अभियान शुरू किया। जेवर एयरपोर्ट जो कि है नोएडा में, इसका नाम चेंज करके नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया। उत्तर प्रदेश ने कानपुर में दोस्तों मेगा लेदर पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है।
किसान कल्याण अभियान या किसान कल्याण मिशन अभी हाल ही में शुरू किया है, किसने? उत्तर प्रदेश ने। चलिए, उत्तर प्रदेश से आप लोग करंट अफेयर के पॉइंट्स जान लिए। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश से अपना पेड मटेरियल शो करा रहा हूँ, जो यूपी जीके की बुक आई है उसमें से थोड़ा पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। राज्य का विभाजन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ, जब उत्तराखंड अलग हुआ था। ठीक है, 13 जिलों को काट करके उत्तराखंड बनाया गया था। इसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश का नाम का इतिहास यहाँ पर दिया गया है। इसको ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर राजकीय पशु पक्षी वृक्ष वगैरह दिए गए हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रीड कर लीजिए। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, ये है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी, प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह जी, पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी थी, और वो देश की भी पहली मुख्यमंत्री बनी थी भारत की किसी भी राज्य में। ठीक है, पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू जी यूपी की ही बनी थी, और देश में भी किसी भी राज्य की अपेक्षा पहली गवर्नर यही थी, उत्तर प्रदेश में जो बनी थी। ठीक है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिन वाल्टर मोर्गन बने थे, और प्रथम लोकायुक्त उत्तर प्रदेश के विश्वंभर दयाल जी बने थे, और विधानसभा के पहले अध्यक्ष यूपी के राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी बने स्वतंत्रता के बाद, और प्रथम विधान परिषद के सभापति बने श्री चंद्रभाल सिंह जी। ऐसे ही वर्तमान में अगर बात की जाए तो वर्तमान में कौन क्या है ये तो आपको पता ही है। ओके, ये दोस्तों हमारे यूपी जीके प्लस करंट अफेयर की स्पेशल ई बुक है। इसमें यूपी स्पेशल से करंट अफेयर और यूपी स्पेशल जीके को दिया गया है। जो लोग यूपी स्पेशल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये ई बुक है। जैसे आप लोग यूपीएसआई, यूपीपी, वीडियो, लेखपाल या फिर टीजीटी, पीजीटी वगैरह के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या यूपी स्पेशल की जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी पीसीएस से लेकर के हर एक एग्जाम की, उसके लिए ये ई बुक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको दिया गया है ऑब्जेक्टिव्स प्लस यूपी स्पेशल करंट अफेयर प्लस डिटेल थ्योरी भी। तो आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भ्रमण सारथी योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में असम राज्य सरकार ने भ्रमण सारथी योजना शुरू की है। ये भ्रमण सारथी योजना क्या होगी? इस योजना के तहत दोस्तों जो विमेंस हैं या फिर जो सीनियर सिटीजन्स हैं, यानी महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को फ्री में बस सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, फ्री बस सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। तो इसके लिए 25 बसों का भी उद्घाटन किया गया है, यानी उसको हरी झंडी दिखाई गई है। किसके द्वारा? असम के जो सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, उनके द्वारा। कहां पर? असम में, गुवाहाटी में। ठीक है, तो 25 हरी झंडी दिखाई गई बसों को, साथ ही साथ इस योजना की शुरुआत हुई। भ्रमण सारथी योजना असम आया है। असम से रिलेटेड पॉइंट्स जानिए। अभी दोस्तों असम ने बोडो को वहां की सहायक आधिकारिक भाषा के लिए विधानसभा में बिल पारित किया था, ये तो आपको याद ही होगा। इसके साथ ही दोस्तों असम में बिजली उत्पादन की क्षमता को और बढ़ाने के लिए एडीबी ने $231 मिलियन का सहयोग भी किया था, ऋण भी दिया था $231 मिलियन का, ये भी आपको याद होना चाहिए। असम से जानिए दोस्तों स्टैटिक्स पॉइंट्स। असम ये रहा मैप में। दिसपुर यहाँ की राजधानी है। सर्बानंद सोनोवाल जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है प्रोफेसर जगदीश मुखी। और अभी हाल ही में दोस्तों गुवाहाटी हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं। कौन नियुक्त हुए हैं? सुधांशु धूलिया। कौन? सुधांशु धूलिया जी को गुवाहाटी हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया गया है। अब देखिए गुवाहाटी हाईकोर्ट कहाँ कहाँ का कार्यभार देखता है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था पी बना लीजिएगा, ऐसे बना लीजिए पी। अब पी पर जहां पर भी जो भी राज्य आ रहे हैं वहां का जुडिशरी पड़ता है गुवाहाटी हाईकोर्ट का, चाहे वो असम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, नागालैंड हुआ या फिर हुआ मिजोरम। ठीक है, तो यहाँ का हाईकोर्ट जो है वो गुवाहाटी हाईकोर्ट ही है। मणिपुर का अपना अलग हाईकोर्ट है, त्रिपुरा हाईकोर्ट अपना अलग है, मेघालय हाईकोर्ट अपना अलग है, बस आपको पी बना लेना है। क्लियर? असम में दोस्तों नदी बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी असम में आते आते बहुत ज्यादा चौड़ी हो जाती है। कितनी चौड़ी हो जाती है? 8 किलोमीटर की चौड़ी हो जाती है, और इस वजह से ये भारत की सबसे चौड़ी नदी बन जाती है। ठीक है, अच्छा 8 किलोमीटर लंबी चौड़ाई के बाद इसी पर छोटे छोटे नदी द्वीप भी बन जाते हैं। इसी में जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, वो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इसको आपको याद रखना है। असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी पर ही दोस्तों बोगीबील ब्रिज बना है, और बोगीबील ब्रिज जो है ये भारत का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज है। क्या है? भारत का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज है बोगीबील ब्रिज, इसको भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों वाडा ने, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। एक्चुअली में दोस्तों ये जो है ये इसी का एक पुराना जो प्लेटफॉर्म था ADEL,
ADEL उसी का एडवांस वर्जन है, उसी को अपग्रेड किया गया है, उसी का न्यू एडिशन लाया गया है। ADEL क्या था? ये था एंटी डोपिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। इसी को अपडेट करके एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है वाडा ने, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने। अब बात आती है क्यों ये लॉन्च किया गया, इसका काम क्या होगा। तो दोस्तों दुनिया भर में जो एथलीट्स हैं, कोच हैं, पेरेंट्स हैं, जो प्लेयर्स होते हैं उनके पेरेंट्स या जो डॉक्टर्स हैं, इन सभी को डोपिंग के बारे में अवेयर करने के लिए, एजुकेट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है वाडा के द्वारा। ठीक है, वाडा आया है, इसके बारे में जानिए। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी स्थापना हुई थी 1999 में, 1999 में। इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों विटोल्ड बांका। कौन है? विटोल्ड बांका है इसके अध्यक्ष, और इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। कहाँ पर? मॉन्ट्रियल कनाडा में। ऐसे ही भारत में एक एजेंसी है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसके अभी हाल ही में दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे सुनील शेट्टी। उनका भी नाम आपको याद रखना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है किस म्यूचुअल फंड ने हैशटैग पैसों को रोको मत अभियान शुरू किया। तो अभी हाल ही में दोस्तों IDFC म्यूचुअल फंड ने हैशटैग पैसों को रोको मत नाम का एक कैंपेन शुरू किया है। ये कैंपेन क्यों शुरू किया गया है? नाम से ही आपको लग रहा है ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ये शुरू किया गया है कैंपेन IDFC म्यूचुअल फंड के द्वारा। ओके, इसके बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2015 में IDFC म्यूचुअल फंड्स की। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके CEO हैं वी वैद्यनाथ। कौन है? वी वैद्यनाथ जी हैं इसके करंट टाइम पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी BBC। इसके नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसके नए अध्यक्ष दोस्तों बनाए गए रिचर्ड शॉर्प। रिचर्ड शॉर्प को BBC का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन दोस्तों ये एक न्यूज एजेंसी है, हम लोग कह सकते हैं। वैसे ये ब्रॉडकास्टिंग यूनिट है तो केवल UK की, लेकिन पूरी दुनिया में ये फैली हुई है। जैसे BBC हिंदी जो है वो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। ओके, इसकी स्थापना हुई थी 1922 में। 1922 में UK में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है? अगला देख लेते हैं। अगला है नासा द्वारा आयोजित ऐप डेवलपमेंट चैलेंज के भारतीय विजेता कौन बने? ऐप डेवलपमेंट चैलेंज अभी हाल ही में नासा ने एक जारी किया था। इसमें भारतीय विजेता बने आर्यन जैन। आर्यन जैन दोस्तों ये सन सिटी स्कूल गुरुग्राम हरियाणा से हैं, उसके स्टूडेंट हैं हाई स्कूल के, और ये अभी हाल ही में नासा के एक चैलेंज में हिस्सा लिए थे, पार्टिसिपेट हुए थे। नासा ने आर्टेमिस नेक्स्ट जनरेशन STEM, नाम याद रखिए, आर्टेमिस नेक्स्ट जनरेशन STEM मून टू मार्स ऐप डेवलपमेंट चैलेंज शुरू किया था। नाम मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लो। नासा का आर्टेमिस नेक्स्ट जनरेशन STEM मून टू मार्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट चैलेंज शुरू किया गया था। इसमें आर्यन जैन दोस्तों 6 और अमेरिकी स्टूडेंट के साथ इस ऐप पर काम कर रहे थे और इनकी टीम जो है इस चैलेंज की विजेता रही। तो ये भारत के हैं तो हमको इन्हीं से मतलब है, यहीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि इन्होंने भारत का नाम बढ़ाया है। ओके, चलिए अब नासा आया है, नासा के बारे में जानते हैं। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, गवर्नमेंटल स्पेस एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 को, 1958 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन DC में, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन। अच्छा, आपको अभी चैलेंज के नाम में ही नजर आया आर्टेमिस। आर्टेमिस मिशन पर काम कर रहा है नासा, और आर्टेमिस मिशन के तहत 18 व्यक्तियों को चांद पर भेजा जा रहा है, और इस 18 व्यक्तियों की टीम में एक है दोस्तों राजाचारी, जो कि भारतीय मूल के हैं, राजाचारी। ठीक है, 9 इसमें महिला रहेंगे और 9 पुरुष रहेंगे इस मिशन में। आर्टेमिस मिशन के तहत चंद्रमा पर जा रहा है नासा व्यक्तियों को लेकर के, साइंटिस्ट की टीम को लेकर के, इसको याद रखना आपको। चलिए अगला है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोस्तों राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 का उद्घाटन करने वाले हैं। कब करेंगे? 12 जनवरी को। 12 जनवरी को ये सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। क्यों 12 जनवरी को? क्योंकि 12 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस पर राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 का उद्घाटन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन करेंगे नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, अब बात आती है कि इसका पर्पज क्या होगा, क्यों ये महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों इस महोत्सव का मेन मकसद यही है कि 18 से 25 वर्ष के जो युवा हैं, जो यूथ हैं, उनको सार्वजनिक मुद्दों से कैसे जोड़ा जाए, या उनकी सार्वजनिक मुद्दों पर क्या राय होती है, आम आदमियों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है, दृष्टिकोण होता है, उसको कैसे समझा जाए। क्योंकि यूथ को ही देश को आगे ले जाना है, इस वजह से इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना जरूरी है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे COP26 का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो अभी हाल ही में COP26 का नया अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों आलोक शर्मा को। सबसे पहले जानिए आलोक शर्मा कौन है, उसके बाद COP26 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आलोक शर्मा ये यूके में जो प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जी हैं उनका जो मंत्रिमंडल है उसमें ये भारतीय मूल के मंत्री हैं। तो ये भारतीय मूल के, लेकिन ये यूनाइटेड किंगडम में मिनिस्टर हैं। क्लियर। अब इनको COP26 का नया अध्यक्ष बनाया गया है। एक्चुअली में COP26 का मतलब हुआ दोस्तों 26वां यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। तो ये 26वां संस्करण होने वाला है 2021 में यूनाइटेड नेशन का क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। तो इसका आयोजन किया जाएगा 1 से 12 नवंबर 2021 तक। कहां पर? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। तो वहीं पर COP26 के अध्यक्ष बनाए गए आलोक शर्मा जी, यानी ये स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जो आयोजित होने वाला है COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। ओके, इसके पहले हुआ था 2019 में और अब हो रहा है 2021 में COP26। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF का पहला उप महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो AIFF के पहले उप महासचिव नियुक्त किए गए दोस्तों अभिषेक यादव। अभिषेक यादव ये भारत के पूर्व स्ट्राइकर रह चुके हैं, फुटबॉलर रह चुके हैं। ये भाईचुंग भूटिया, सुनील छेत्री, महेश गवली और भी बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ खेल भी चुके हैं। तो ये अभी बनाए गए AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पहले उप महासचिव का पद पहली बार शुरू किया गया है और ये बने हैं पहले व्यक्ति। ओके, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन आया है, इसके बारे में जानिए। इसकी स्थापना हुई 1937 को। प्रफुल्ल पटेल जी हैं इसके अध्यक्ष और नई दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। अगला देखते हैं। अगला है, हवाई जहाज में रोबोटिक सैनिटाइजिंग तकनीकी का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन कौन बनी? तो पहली एयरलाइन बन गई है दोस्तों एयर इंडिया। एयर इंडिया ऐसी पहली एयरलाइन है जो अपने हवाई जहाज में अंदरूनी हिस्सों को सैनिटाइज करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल करेगी और रोबोटिक टेक्निक का इस्तेमाल ये पहली बार कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए ये अल्ट्रावायलेट रोबोटिक डिवाइस यूज करने वाली है एयर इंडिया। ओके, चलिए अब एयर इंडिया आया है तो एयर इंडिया के बारे में जानिए। एयर इंडिया की स्थापना हुई थी 1932 में। किसने की थी? जमशेद जी टाटा ने की थी इसकी स्थापना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। नई दिल्ली में जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहीं पर है इसका हेडक्वार्टर। इसके वर्तमान में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राजीव बंसल। कौन है? राजीव बंसल जी हैं इसके वर्तमान में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। क्लियर। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफी कुछ जानकारियां मिली होंगी। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक करना मत भूला कीजिए। आप लोग लाइक कर दिया करो जिससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे। और ये जो लोग डिसलाइक करते हैं, अगर वो तो स्टूडेंट वैसे तो है नहीं मुझे लग रहा है, अगर स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ये बताएं कारण क्या है जिस वजह से आपने डिसलाइक किया है, जिससे मैं उसमें सुधार कर सकूं। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किसने राइट अंडर योर नोज नामक उपन्यास लिखा? कल की वीडियो में बताया गया था। अगला, प्रसिद्ध सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों को आप लोग डिटेल में जितना कुछ पता हो डिटेल में आंसर करना जरूर। वीडियो देख लिए हो, जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो हमारे एप्लीकेशन पर। वहीं पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी और भी बहुत सारी वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम पर जाकर के MZT एजुकेशन को सर्च करके भी जुड़ सकते हो। वहाँ पर बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स भेजे गए हैं और लोग डिस्कशन करते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। तो आप लोग जरूर जुड़िए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए भी एडवांस में धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।